डेरा गांव में एक खानदान रहता था जिसमें 2 भाई और उनकी बेगम रहती थीं। अशोक बड़ा भाई था। वो घर की बागडोर संभालता था। अशोक तरबूज उगाता था। अजय जो कि उसका छोटा भाई था, बड़े भाई की वो खेती में मदद करता था, पर वो मन से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। अशोक और अजय पूरा दिन खेत में ही रहते थे। एक दिन अशोक को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। मैं खाद और बीज के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम खेत का और तरबूजों का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। जी भैया, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा। अशोक काम से चला जाता है, लेकिन अजय ठीक से तरबूज की उगाई का ख्याल नहीं रखता। वो न वक्त पर पानी देता और ना ही छोटे कीड़ों से उसे बचाता है। भैया, मैं देख रही हूँ कि आप फसल का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो देखने के लिए नहीं है, ऐसे में तो फसल बर्बाद हो जाएगी। भाभी आप फिक्र ना करें, फसल सही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अजय ऐसी नादानी में फसल का नुकसान कर देता है। एक दिन अशोक के आने से पहले जब अजय फसल को देखने जाता है तो जितने भी बीज रखे थे और तरबूज आए थे वो सब खराब हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरी थोड़ी सी नादानी की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं भैया को क्या जवाब दूंगा? अगले दिन अशोक आ जाता है। अशोक ये सब देखकर बहुत नाराज होता है। मैंने तुम्हें ठीक से ख्याल रखने को कहा था, लेकिन तुमने फिर भी नादानी की। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या खाएंगे हम? अब कहाँ से कमाई होगी? भैया माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार का मौका नहीं दूंगा मैं। तुम अब मेरी मदद नहीं करोगे। जाओ अपना खुद का काम ढूंढो और कमाओ, मैं इसमें से कोई हिस्सा नहीं दूंगा तुम्हें। अजय दुखी होकर वहां से चला जाता है। अजय बहुत दिनों तक दूसरा काम ढूंढता है, लेकिन किसी और के यहाँ काम ना मिलने पर और भाई के भी अपने पास ना रखने पर वो निराश होकर घर वापस लौट आता है। मैंने बहुत दिनों से जगह जगह पर काम ढूंढा, पर कहीं पर काम नहीं मिला। अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, क्या खाएंगे हम? तभी अजय की पत्नी को एक तरकीब सूझती है। मेरे अब्बू के पास आलू की खेती है, हर वक्त बहुत से आलू उनके पास बच जाते हैं। उनसे आलू लेकर हम भेलपूरी बनाकर गांव में बेच सकते हैं। वैसे भी हमारे गांव में कोई भेलपूरी वाला नहीं है। हाँ, तुमने एकदम सही कहा, हम ये सब कर सकते हैं। अगले ही दिन अजय अपने ही पत्नी के मायके से बचे हुए आलू ले आया और एक ठेला लगाकर भेलपूरी बेचने लगा। अजय का धंधा चलने लगा। गांव के बहुत से लोग उसके पास खाने आने लगे। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है। अगर तुम्हें भी मदद के लिए आना है तो आ सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। ग्राहक इतने बढ़ गए कि अजय की पत्नी को भी उसकी मदद के लिए आना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होने लगे। अरे कुछ दिनों से ग्राहक बहुत कम हो गए हैं, ऐसे तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि हमारे गांव में ही हमें देखकर किसी ने भेलपूरी की दुकान खोल दी है। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्या हमें एक के साथ एक भेलपूरी फ्री देनी चाहिए? नहीं, ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्या करें जिससे हमारा काम बंद होने से बच जाए? हमें कोई और तरकीब ढूंढनी होगी। अजय अपने खेत के पास से ही गुजर रहा होता है। अपने भाई से उसका हालचाल पूछने जाता है। कैसे हो भैया? अब मैं ध्यान लगाकर अच्छे से काम करने लगा हूँ। आप कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे सारे तरबूज नहीं बिक रहे और जब तक और ऑर्डर आता है तब तक वो पड़े हुए तरबूज खराब हो जाते हैं। तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं। अरे भैया, ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, मैं कुछ करता हूँ। अजय घर जाकर अपने खेत के बारे में सोचता है। क्यों ना मैं बचे हुए तरबूज को अपनी भेलपूरी में इस्तेमाल करूं? भैया से खरीद कर उनकी कमाई और यहाँ उसे भेल में मिलाकर अपनी कमाई बढ़ा दूं। अलग भेल देखकर गांव वाले मेरी दुकान में भेल खाने आएंगे, जिससे मेरा ठप पड़ा काम बढ़ जाएगा। अगले ही दिन अजय ने होनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, तरबूज भेलपूरी, और तरबूज फ्लेवर्ड भेलपूरी बेचना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी दुकान के बाहर भीड़ लग गई। इसी तरह वो अपने भाई से तरबूज लेता रहा।
और तरबूज भेलपूरी बेचने लगा। लेकिन अजय की बीवी तरबूज के निकले कवर से परेशान थी। उसने ये बात अपने शौहर अजय से कही। घर के पीछे तरबूज के छिलके रखे हुए हैं, वो खराब हो रहे हैं, उनका क्या करें? उनका कहाँ कुछ करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं या खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें भेल के लिए कटोरी की तरह इस्तेमाल करें। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। अगले ही दिन से तरबूज के अंदर भेल बेचना शुरू किया अजय ने। सारे ही ग्राहकों को ये बेहद पसंद आया। इतनी अच्छी सोच के लिए उन्हें कई इनाम भी मिले। अजय की तरबूज भेल बहुत से गांव में मशहूर हो गई। अजय के भाई को अजय पर फक्र हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने काबिल हो। मुझे तुम्हें इतना सुनाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप नहीं कहते और मुझे काम से नहीं निकालते तो आज मैं इतना आगे नहीं आ पाता। इस सब के बाद दोनों एक अच्छे खानदान की तरह साथ में रहने लगे और अपना काम और भी गांव में बढ़ाने लगे। पूजा और राजू की शादी हुई थी। राजू अपने बड़े भाई के साथ रहता था। पूजा की जेठानी का नाम निशा था। निशा को अपने बड़े होने पर बहुत घमंड था। वो पूजा से आए दिन काम करवाते रहती थी। पूजा सीधी सादी लड़की थी। वो अपनी जेठानी को ही सास समझकर उसकी हर बात माना करती थी। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना और जब मैं आऊँ तो घर में कोई काम छूटा नहीं होना चाहिए। दीदी, आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। पता है कैसे संभाल लेगी? मंदिर से आकर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। उल्टा सीधा काम करके रख देती है बस। पूजा को निशा बहुत कुछ कह देती थी, लेकिन निशा कभी भी उसे पलटकर जवाब नहीं देती थी। और जब खाना परोसने का वक्त होता तब निशा ही खाना परोसती थी। ये क्या कर रही हो? दीदी, इनके लिए खाना लगा रही हूँ। जा, तू देवर जी का मुंह हाथ धुला, खाना मैं लगाती हूँ। पूजा राजू के मुंह हाथ धुलवाने के लिए चली जाती है। अरे, साबुन तो रसोई में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, भूख बहुत तेज लग रही है। मेरे हाथ में बहुत गंदगी है, मुझे इसे अच्छे से धोना होगा। पूजा जब रसोई में जाती है तो उसकी नजर निशा रात की बची हुई रोटी और सब्जी राजू की थाली में लगा रही होती है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों दिख रही हो? साबुन लेने गई थी तो वहाँ पर तुमने कुछ देख लिया क्या? कुछ नहीं, आप अंदर चलिए। पूजा राजू को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर में निशा राजू के लिए खाना लेकर आती है। पूजा बेमन से उस थाली को पकड़ लेती है और राजू के सामने रख लेती है। जैसे ही राजू एक निवाला तोड़ता है तो पूजा उसके सामने से थाली हटा लेती है और राजू को सारी सच्चाई बताती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। ये सब आपके काम न करने का नतीजा है। आप कोई काम नहीं करते हैं ना, इसलिए सब आपको इस घर में बोझ समझते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए। सच में पूजा, आजकल इंसान की अहमियत नहीं है, बस पैसों की अहमियत है। मैं आज से ही किसी काम की तलाश में निकलता हूँ। राजू काम की खोज में निकल जाता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो थक हार कर घर आता है तो पूजा उससे कहती है, एक बार आपने पिज्जा बनाया था तो वो बेहद लाजवाब था। क्यों ना आप पिज्जा बनाने की दुकान खोल लें? आजकल लोगों को पिज्जा बेहद पसंद है। आपका काम बहुत चलेगा। वो सब तो ठीक है, मगर मेरे पास तो पिज्जा बनाने की कोई मशीन नहीं है और वो बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वो खरीद सकूं। मेरे मायके में एक पिज्जा बनाने की मशीन बेकार पड़ी है, क्यों ना मैं उसे ले आऊं और आप उससे काम करना शुरू कर दें। पूजा अपने घर से वो मशीन तो ले आती है, लेकिन राजू का बनाया हुआ पिज्जा मार्केट में इतना नहीं बिकता क्योंकि पिज्जा की और भी दुकानें होती हैं। वो परेशान होकर जब घर की ओर जा रहा था तब उसे किसी का एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है। अरे ये गाड़ी तो इस भेलपुरी वाले को उड़ा देगी, इतनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ जा रही है। राजू उस गाड़ी से पहले पहुंचकर उस भेलपुरी वाले को बचा लेता है। तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे भी मेरे परिवार को कौन सा मेरी जान की पड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतने परेशान क्यों हो?
तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत मायूसी छाई है। रवि के बार बार पूछने पर रवि सारी कहानी बता देता है और रवि उसे एक पोटली देता है। ये क्या है? मेरे पास कुछ और तो नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, मगर तुम ये भेलपूरी ले जाओ और अपने पिज्जा पर डाल देना। पिज्जा में भेलपूरी कौन डालता है भला? जैसा कह रहा हूँ वैसा करके देखना। राजू वो पोटली ले जाता है और अगले दिन भेलपूरी को पिज्जा के ऊपर डाल देता है। पिज्जा की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि दुकान पर बहुत से लोग आने लगते हैं और सब उससे भेलपूरी वाले पिज्जा की डिमांड करते हैं। आज तक हमने बहुत तरह के पिज्जा खाए थे, मगर ये भेलपूरी वाला पिज्जा तो हम पहली बार खा रहे हैं। इस भेलपूरी वाले पिज्जा की तो बात ही अलग है। इसके आगे तो बाकी के पिज्जा फेल। और मेरे लिए 3 पिज्जा पैक कर देना। रवि की दी हुई भेलपूरी से बना पिज्जा अपने ही आप में बढ़ते जाता है। उसने एक पिज्जा पर भेलपूरी लगाई थी, उसी से अनेक पिज्जा बनते जा रहे थे। ये तो सचमुच एक करिश्माई भेलपूरी पिज्जा है। मैं तो मजाक समझ रहा था कि रवि ने मुझे भला क्या दे दिया। अब तो हर कोई इस भेलपूरी पिज्जा का दीवाना हो चुका है और मेरा कारोबार भी बेहतरीन चल रहा है। राजू अब हर रोज अमीर होता जा रहा था। एक बार जब राजू और पूजा बात कर रहे थे तो निशा उनकी बात सुन लेती है। पूजा, अगर तुम सही वक्त पर मुझे काम करने के लिए नहीं भेजती और वो करिश्माई भेलपूरी मुझे नहीं मिलती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हर औरत की यही इच्छा होती है कि उसका शौहर अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो मैंने भी यही किया। अच्छा, तो ये बात है। इनके पास जादुई भेलपूरी पिज्जा है जिसकी वजह से ये इतना अमीर होते जा रहा है। मुझे वो भेलपूरी चुरानी होगी। मैं इन्हें अमीर होते हुए नहीं देख सकती। जब राजू और पूजा सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में निशा वो जादुई भेलपूरी पिज्जा चुराने के लिए उनके घर आ जाती है और उस पिज्जा को ढूंढ लेती है। अब इन्हें तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये जादुई भेलपूरी पिज्जा मेरे हाथ लग गया है। वो जादुई भेलपूरी पिज्जा को जैसे ही हाथ लगाती है तो वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है और निशा से लिपट जाता है और उसे कसता चला जाता है। अरे मेरा दम घुट रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैंने लालच में आकर तुम्हें पाना चाहा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निशा जैसे तैसे उस जादुई पिज्जा से जान छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलती है। वहीं राजू और पूजा उस जादुई भेलपूरी पिज्जा की मदद से लोगों को फ्री में पिज्जा खिलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो बहुत से लोगों के लिए अस्पताल और यतीम खाना खोलते हैं। बीजापुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग ज़राअत का काम किया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कोई आबाई जमीन नहीं थी। जैसे मोहन एक गरीब शख्स था जो यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम कर लिया करता था। कभी किसी के खेतों में मजदूरी तो कभी किसी गोदाम में मजदूरी। एक रोज मोहन घर लौटा तो उसकी बीवी मालती बेहद खुश थी। क्या हुआ? मैंने आपके लिए नया काम तलाश कर लिया है। पगार 6000 है। इतना? लेकिन कहाँ? बगल वाले गांव में एक पानी पूरी बनाने का कारखाना खुला है। उस कारखाने वाले को काम करने के लिए लोग चाहिए। मेरी बाजी ने आपके लिए वहाँ बात कर ली है। वाह, ये तो बढ़िया है। अब हम लोगों को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होगी। यकीनन। मैं कल से ही काम पे जाऊंगा। हाँ। अगली सुबह मोहन काम के लिए खुशी खुशी निकला। वो कारखाना पहुंचा। वहाँ 2-3 और लोग थे और मालिक उन सबको काम समझाने लगा। ये देखो, अब इस मशीन में 10 किलो आटा, 100 ग्राम नमक और 2 लीटर पानी डालना है और ये बटन दबाना है। इससे ये मशीन आटा गूंदने लगेगी। आटा गूंदना तो हाथ से भी मुमकिन है ना, तो इसके लिए मशीन की क्या जरूरत है? मुमकिन तो है, लेकिन जब हमें ज्यादा तादाद में काम करना हो तो हर काम के लिए मशीन ही काम आसान बनाती है। जी, गौर से देखो, हरे बटन से मशीन शुरू होती है
और लाल से बंद। ठीक है मालिक। फिर गूंदे हुए आटे के गोले बनाकर इस दूसरी मशीन में डालना है। इस मशीन से आटा चपटा होता है और गोल गोल बनकर निकलता है। जी, और फिर इन पानी पुरियों को बस तलने वाली मशीन में डालना है और जैसे ये फूल जाएं, इन्हें बाहर निकालना है और फिर इस आखिरी मशीन की मदद से पुरियों को प्लास्टिक में पैक करना है। किशोर, तुम आटे गूंदने की मशीन पे जाओ। विवेक, तुम चपाती बनाने वाली मशीन पर। सहदेव, तुम पूरी तलो और मोहन, तुम पैकिंग करो। हर हफ्ते तुम लोग अलग अलग मशीन पे काम करोगे। दिन में 6 घंटे की ड्यूटी है बस। ठीक है मालिक। और बस उस रोज से मोहन दूसरे लोगों के साथ उस पानी पूरी के कारखाने में काम करने लग गया। मोहन और मालती बेहद खुश थे। अब उन्हें पैसों की और खाने की परेशानी नहीं थी और महीने के आखिर में मोहन की तनख्वाह आने वाली थी। मोहन भी हंसी खुशी कारखाने में काम करने लगा। धीरे धीरे वो पानी पूरी की पूरियां बनाना सीख गया था। अगले 6 माह तक मोहन आराम से पानी पूरी के कारखाने में काम कर रहा था। फिर एक रोज कारखाने का मालिक परेशान होकर कारखाने में आया। कल से तुम सबको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मालिक? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुम सबकी तनख्वाह के लिए। मेरे कई कारोबारियों ने पैसे नहीं चुकाए। पिछले 2 माह से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। कल से तुम सब कोई और काम तलाश लो। ये सुनकर सारे मजदूर मायूस हो गए और मोहन भी। मोहन को फिर से छोटे बड़े काम करने पड़ेंगे और पैसों की किल्लत भी झेलनी पड़ेगी। इस ख्याल से ही उसका दिल बैठ गया। खैर, मोहन घर आया और उसने ये सारा वाकया मालती को बताया। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई और काम हासिल हो जाएगा। मोहन मायूस था। अगले कुछ रोज तक मोहन काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा और उसे कहीं कोई मुलाजमत नहीं हासिल हुई। वो मायूस हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है सिवाय पानी पूरी के पूरी बनाने के। तो आप वही क्यों नहीं करते? मैं समझा नहीं। आपको पानी पूरी बनाना आता है और मुझे रगड़ा और पानी बनाना। हम दोनों मिलकर पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन गांव में इतने सारे पानी पूरी के ठेले तो हैं, फिर लोग हमारी पानी पूरी क्यों खाएंगे? हम दाम कम रखेंगे और क्या। 10 रुपए के बजाय 8 रुपए की प्लेट करें तो? उससे भी बेहतर अगर हम 1 रुपए की पानी पूरी फरोख्त करें तो? 1 रुपए की कैसे फरोख्त कर सकते हैं? 1 रुपए की 1 पानी पूरी, खरीदार जितनी मर्जी खाए। तो क्या हमें मुनाफा होगा? हाँ, होगा ना। हम पुरिया खुद बनाएंगे और बाकी सारा सामान भी। हमें तकरीबन आधा मुनाफा होगा। तो फिर देर किस बात की, कल ही कोशिश करके देखते हैं। अगली सुबह मोहन और मालती अपने काम में जुट गए। मोहन पूरियां बनाने लगा और मालती रगड़ा और पानी बनाने लगी। मोहन अपने काम में माहिर था। उसने बगैर मशीन के भी अच्छी पूरियां बनाई थी और मालती भी अच्छी बावर्ची थी। उसने भी जायकेदार रगड़ा और पानी तैयार कर लिया। अब सब कुछ तैयार है। शाम में ही आगाज करते हैं। 1 रुपए की 1 पानी पूरी का। यकीनन। एक चीज बची है। मोहन ने एक तख्ती बनाई जिस पर लिखा था 1 रुपए की पानी पूरी। यह अच्छा है। शाम को मोहन और मालती ने बाजार के किनारे अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया और वो तख्ती भी लगा दी। उस तख्ती को देखकर एक बच्ची उनके पास आई। 1 रुपए की पानी पूरी, वाकई? हाँ, 1 रुपए की 1 पानी पूरी। अरे वाह! बच्ची ने अपने पैसे देखे। मेरे पास 4 रुपए हैं। मुझे 4 रुपए की पानी पूरी दीजिए। मोहन ने उस बच्ची को 4 पानी पूरी दिए। वाह, बहुत खूब है चाचा। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। उस बच्ची ने पानी पूरी खाई और दौड़ पड़ी। कुछ देर में वो कई और बच्चों को अपने साथ ले आई। मुझे 2 पानी पूरी चाहिए। मुझे 3, मुझे 5। मोहन और मालती ने बच्चों से पैसे लिए और उन्हें पानी पूरी दे दी।
बच्चे पानी पूरी बड़ी मजे से खा रहे थे। बच्चों के बाद कुछ और बड़े लोग भी मालती और मोहन के पास पानी पूरी खाने के लिए आ गए। वाह, ये पूरियाँ तो बड़ी जायकेदार हैं। मजा आ गया। इतनी जायकेदार और सस्ती पानी पूरी शायद ही कहीं होगी। लोग 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए टूट पड़े। मालती और मोहन पानी पूरी बनाए जा रहे थे और लोग खा रहे थे, और खरीदार तब तक थे जब तक उनकी सारी पानी पूरी खत्म नहीं हो गई। बाप रे, मुझे नहीं मालूम था कि इतने अफराद आएंगे। मुझे भी। और जब उनका तवज्जो पैसों की जानिब गया तो पैसे देखकर वो दोनों खुश हुए। काफी अच्छी कमाई हुई है आज। हाँ। अगले रोज मालती और मोहन ने ज्यादा पानी पूरी बनाई, और पिछले रोज की तरह आज भी 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए खरीदारों की कतार लग गई, और कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान खत्म हो गया। 1 रुपए की जायकेदार पानी पूरी ने तहलका मचा दिया था। ग्राहकों को जायकेदार के साथ साथ दाम भी अच्छा लग रहा था, और मालती और मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उन दोनों की माली हालत ठीक हो गई थी, और देखते ही देखते मोहन ने अपना पूरियों का कारखाना खोल लिया। लेकिन उसने 1 रुपए की पानी पूरी बंद नहीं की। आज भी उसकी दुकान पर 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए हुजूम लगा रहता है। 1 रुपए की पानी पूरी की तरकीब ने मोहन और मालती को अमीर बना दिया। अब वो बहुत ज्यादा खुशहाल थे, और ये सब 1 रुपए की पानी पूरी की वजह से। किसने सोचा था कि एक छोटी सी तरकीब इतना बड़ा बदलाव ला सकती है।